नमस्कार विद्यार्थियों। आ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और ये जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं मध्यकाल, आरंभिक मध्यकाल और मध्यकाल से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ने आपके साथ बात की, आपको समझाने का प्रयास किया प्राचीन काल के और आरंभिक मध्यकाल के मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख राजवंश। और ये जो वीडियो की क्लासेस या जो ये YouTube पे जो सीरीज चल रही है, ये किस श्रृंखला के अंतर्गत, किस सीरीज के अंतर्गत चल रही है, तो मैंने अपने पहले वाले सारे वीडियो में बताया है कि सीरीज का नाम दिया गया है फाउंडेशन सीरीज। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सीरीज का लक्ष्य है आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका आधार स्तंभ है एमपीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। जिस एक मजबूत आधारशिला या आधार स्तंभ की आवश्यकता होती है, उसी आधार स्तंभ को, उसी आधारशिला को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग मध्य प्रदेश के राजवंश की ये जो हमारी सीरीज है या जो श्रृंखला है, इसको आज हम लोग अपने अंतिम चरण पर पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यही है कि आज मेरा यही प्रयास होगा कि ये जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश से संबंधित जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम लोग इस क्लास में फिनिश कर लें। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया, समझाया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और पहुंच गए खजुराहो के चंदेल राजवंश पर। उसको आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से। इसके पश्चात मैंने आपको समझाया मालवा के या उज्जैन और धार के परमार राजवंश के बारे में। तो आइए डियर, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आरंभिक मध्यकाल से संबंधित मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और दक्षिण पूर्वी हिस्से से संबंधित एक प्रमुख राजवंश है। और इससे पहले दक्षिणी हिस्से से भी संबंधित एक प्रमुख राजवंश है जिसे नाम दिया गया है कलचुरी राजवंश। कलचुरी जो राजा थे, इनकी शाखाएं क्या केवल मध्य प्रदेश में ही शासन कर रही थी? नहीं, इनकी शाखाएं मध्य प्रदेश के बाहर, आप छत्तीसगढ़ में बात कर सकते हैं, गुजरात में बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बात कर सकते हैं। इन सारे क्षेत्रों में कलचुरी राजाओं की शाखाओं ने शासन किया था। लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कलचुरी राजवंश था वह था त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश। हालांकि इससे पहले इनका जो सबसे पहला राजवंश आता है अस्तित्व में, वह किधर आता है? वह आता है माहिष्मती या महेश्वर का कलचुरी राजवंश। और उस राजवंश की जो उत्पत्ति है वह प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, न कि आरंभिक मध्यकाल और मध्यकाल से। तो जो इनकी पहली शाखा आ चुकी है अस्तित्व में, वो किधर है? वो है आपका ये वाला एरिया में, इस एरिया में, है ना। इस एरिया में इनका शासन चल रहा था शुरुआती, जिन्हें क्या कहा गया है? माहिष्मती या महेश्वर का कलचुरी राजवंश। और उसके बाद यहां से एक शाखा किधर मूव करती है? इधर जो है वो मूव करने वाली है इस एरिया में, और यहाँ जबलपुर के पास वो त्रिपुरी में पहुंचते हैं और कहलाते हैं त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश। अब देखिए यहाँ आपके बोर्ड के सामने कितनी सारी शाखाएं आपको दिख रही हैं। तो मैंने कहा कि माहिष्मती या माहिष्मती का कलचुरी राजवंश, महेश्वर, ये सबसे पहली शाखा थी। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक शक्तिशाली जो शाखा आई आरंभिक मध्यकाल में, उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पास एक स्थान है रतनपुर, वहां पर एक कलचुरी राजवंश की शाखा आई। सरयू पार या गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कलचुरियों की एक शाखा ने शासन किया। इसके अतिरिक्त राजपुर गुजरात में, विदर्भ महाराष्ट्र में, कालिंजर में, कर्नाटक में, यानी कितने स्थानों पर इनकी शाखाओं ने अलग अलग समय पर शासन किया। तो इसमें
हम लोग को समझना है दो शाखाओं के बारे में, एक माहिष्मती या महेश्वर के कलचुरी, और दूसरा जो है विशेष रूप से जिसके बारे में थोड़ा सा हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है, और वह है त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश या राजा। तो ये जो माहिष्मती वाले शासक हैं डियर, शैव धर्म के, शैव में भी पाशुपत पंथ के उपासक हैं। इन्होंने केवल मध्य प्रदेश के एक हिस्से पर शासन नहीं किया, इसके अतिरिक्त इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र पर भी शासन किया। इनके जो सिक्के हैं, इनके सिक्के एलोरा से मिले हैं, एलिफेंटा से मिले हैं और गुजरात के कई स्थानों से मिले हैं। तो इनसे यह पता चलता है कि ये या इस राजवंश के राजाओं का शासन केवल मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से तक सीमित नहीं था, वरन इसमें गुजरात का और महाराष्ट्र का भी क्षेत्र सम्मिलित था। इस राजवंश के जो तीन प्रमुख राजा थे, उनमें से नाम आता है कृष्णराज, शंकरगण और बुद्धराज का नाम आता है। तीन प्रमुख राजाओं का नाम आ रहा है। किसका? माहिष्मती के कलचुरी शासकों में क्या नाम आया? कृष्णराज। और देखिए यहां लिखा हुआ है कि इनके सिक्के कहां कहां से मिल रहे हैं, ये अभी इस पर मैंने बात कर ली। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो शासक हैं वह शैव धर्म के उपासक हैं, और शैव धर्म में भी क्या? पाशुपत। और मुझे ऐसी आशा है कि आपको पता होगा कि यह जो पाशुपत पंथ है, यह शैव धर्म के सबसे आरंभिक पंथों में से एक है, और जिसके संस्थापक किसे माना गया है? लकुलिस को माना गया है। तो पहले शासक आए कृष्णराज, है ना, और इनके सिक्कों पर महेश्वर की उपाधि मिलती है, सिक्कों पर नंदी का भी चित्र अंकित है। उसके बाद फिर आए क्या? शंकरगण, और शंकरगण के दो अभिलेख मिलते हैं, एक है आभोण, आभोण जो है वह महाराष्ट्र से, और दूसरा संखेड़ा गुजरात से। और जो तीसरे राजा आने वाले हैं उनका नाम है बुद्धराज। यह अंतिम शासक हैं कहाँ के? महेश्वर या माहिष्मती के कलचुरी राजवंश के। यह पराजित होते हैं। किन से पराजित होते हैं? तो वातापी के चालुक्य शासक हैं, उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों ये निर्णायक रूप से हार चुके हैं। हालांकि इससे पहले पुलकेशिन द्वितीय के चाचा श्री मंगलेश ने भी इन्हें पराजित किया था, लेकिन निर्णायक रूप से जो पराजय हुई है वह पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई है। तो ये तीन प्रमुख शासक थे। मैंने कहा प्रमुख, केवल क्या इतने ही शासक थे? उत्तर है नहीं। कृष्णराज के पहले भी वसुबंधु जैसे शासक हमें वसुबंधु जैसे शासकों का नाम सुनाई पड़ता है, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण शासकों का नाम आपको याद रखना है डियर। अब हम लोग पहुंच गए कहां पर? अब मैं आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश, और इसका संबंध आरंभिक मध्यकाल से है। और इस राजवंश ने मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, दक्षिण पूर्वी हिस्से, या फिर आप यूं कहें कि महाकौशल और बघेलखंड के एक बड़े हिस्से पर काफी लंबे समय तक शासन किया था। तो इस राजवंश के कुछ प्रमुख शासक थे। कोक्कल प्रथम, जिसे इस राजवंश का पहला या वास्तविक संस्थापक माना जाता है, हालांकि इनके पहले वाप राजदेव या वाम राजदेव का भी नाम मिलता है, जिसे त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो 850 से 890 ईस्वी के मध्य शासन करने वाले जो शासक थे उनका नाम था कोक्कल प्रथम। इसके बाद आपको शंकरगण, बालहर्ष, युवराज प्रथम, युवराज प्रथम जैसे शासक आ रहे हैं। युवराज प्रथम के बाद और भी कई सारे शासक आए, लेकिन फिर जो हमें याद रखना है वह है गांगेदेव और लक्ष्मीकर्ण। तो वस्तुतः आप यदि इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो आपको वाप राजदेव संस्थापक, कोक्कल प्रथम वास्तविक संस्थापक, उसके बाद आपको शंकरगण का नाम याद रखना है। शंकरगण के बाद जो आपको याद रखना है वह है युवराज देव प्रथम का नाम याद रखना है। लक्ष्मण राज द्वितीय, शंकरगण तृतीय, युवराज द्वितीय, ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक कोक्कल द्वितीय आते हैं जो इस राजवंश की शक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं, लेकिन फिर से हमारे लिए गांगेदेव और लक्ष्मीकर्ण। तो ये जो 5-6 राजा हैं इनका नाम आपको याद रखना है। वापराज वामराज देव, है ना, उसके बाद कोक्कल प्रथम, उसके बाद युवराज प्रथम, और फिर आपको जो याद रखना है वह है आपके कोक्कल द्वितीय,
गांगेदेव, लक्ष्मीकर्ण या कर्ण, ये राजाओं का नाम आपको याद रखना ही रखना है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास है, ये आप लोग को पता ही होगा। और इस राजवंश के जो पहले शासक जिनका नाम मिलता है अभिलेखों में, जैसे युवराज द्वितीय का बिलहरी अभिलेख, नाम क्या मिलता है? वाम राजदेव या वाप राजदेव, ये संस्थापक हैं, लेकिन यह शक्तिशाली नहीं है। इस राजवंश के जो पहले शक्तिशाली शासक हैं, जिन्हें इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उनका नाम था कोक्कल प्रथम। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। इनके उत्तर में चंदेल है, और माना जाता है कि चंदेल शासक है राहिल, उनकी या तो पुत्री है या तो उनकी बहन है, और उनका नाम है नट्टा देवी। और इन्होंने नट्टा देवी के साथ विवाह किया, और अपनी जो इनकी पुत्री है महादेवी, इनका विवाह कहाँ कर रहे हैं? तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक के यदि आप दक्षिण की ओर जाएंगे, महाराष्ट्र की ओर जाएंगे, कर्नाटक की ओर जाएंगे, तो वहां आपको एक नया राजवंश देखने को मिलेगा, जिसे कहा गया है राष्ट्रकूट राजवंश। और इस समय जो राजा है उनका नाम था कृष्ण द्वितीय। तो इन्होंने अपनी पुत्री कृष्ण द्वितीय का इन्होंने अपनी पुत्री महादेवी का विवाह राष्ट्रकूट शासक एलोरा और मान्यखेत के राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ कर रहे हैं। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, लंबे समय तक शासन कर रहे हैं, 850 से 890 ईस्वी के मध्य। इनका एक समकालीन प्रतिहार वंश का शासक है, जो कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी माना गया है, और नाम था उनका मिहिर भोज। मिहिर भोज बंगाल अभियान पर चल पड़े हैं, और उस बंगाल अभियान में कोक्कल प्रथम ने उनको सहायता दी थी। अब आइए शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय की कई उपाधियां मिलती हैं, जैसे जैसे उपाधि मिलती है रण विग्रह, मुग्ध, तुंग, प्रसिद्ध धवल, ये सब क्या है? इनकी उपाधियां हैं। प्रसिद्ध धवल इनकी उपाधियां हैं, किनकी? शंकरगण द्वितीय की। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां के राजा को पराजित किया, और पाली, बिलासपुर के आसपास का एक क्षेत्र जिसे पाली कहा जाता है, क्या कहा गया है? पाली कहा गया है, इस पर विजय प्राप्त कर लिया। और बाद में यहाँ पर कलचुरियों की एक नवीन शाखा की स्थापना होगी, जिनका संबंध त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश से है। तो छत्तीसगढ़ के एक हिस्से पर, खास करके मध्य छत्तीसगढ़ के एक हिस्से पर किसने नियंत्रण किया? शंकरगण द्वितीय ने। अब ये बालहर्ष का शासनकाल बड़ा ही अल्प अवधि वाला है, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें मिलती नहीं है। इसके बाद आए कौन? इसके बाद आए युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम 915 से 945 ईस्वी के मध्य इनका शासन चल रहा है। युवराज देव प्रथम भारत के जो क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनका करियर और युवराज देव प्रथम का करियर में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। क्या समानताएं देखने को मिलती हैं? युवराज सिंह जिस तरह से अपने करियर का आरंभ करते हैं नेटफ्लिक्स सीरीज, जहां पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, कुछ ऐसा ही आप कह सकते हैं युवराज देव प्रथम के बारे में। आते हैं ये सत्ता में, और इन्होंने दक्षिण कौशल में बैठे हुए हैं सोमवंशी राजा बैठे हुए हैं। दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा और कलिंग का एक हिस्सा, कलिंग यानी उड़ीसा का, वहां के राजा को पराजित किया। और इनके दरबार में बैठे हैं एक महान संस्कृत भाषा के महान कवि, जिनका नाम है राजशेखर। तो जब इन्होंने उस क्षेत्र का विजय प्राप्त किया, तो राजशेखर ने इन्हें कहा था त्रिलिंगाधिपति। याद रखेंगे, राजशेखर ने कहा है, अभिलेखों में नहीं। त्रिलिंगाधिपति कहीं कहीं पर यह मिलता है त्रिकलिंगाधिपति, लेकिन वस्तुतः राजशेखर ने इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वह क्या था? त्रिलिंगाधिपति। अर्थात इन्होंने कलिंग और दक्षिण कौशल के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। इनकी कई उपाधियां देखने को मिलती हैं, जैसे उपाधि में यदि हम लोग बात करें, उपाधि में यदि हम लोग बात करें युवराज देव प्रथम की यदि उपाधि को देखें या समझें, तो क्या है? तो है इनकी एक उपाधि त्रिलिंगाधिपति, तो बता ही दिया आपको, त्रिलिंगाधिपति। इनकी एक उपाधि उज्जैनी भुजंग भी मिलती है, उज्जैनी भुजंग भी मिलती है।
उज्जैनी भुजंग, और इन्हें केयूर वर्ष की भी उपाधि दी गई है। केयूर मतलब अपनी भुजाओं को दोनों ओर फैलाने वाला। इसका अर्थ यही है कि इन्होंने अपने राज्य के पूरब और राज्य के पश्चिम की ओर क्षेत्रों को जीता था, इसलिए इनको केयूर वर्ष की उपाधि दी गई है। वर्ष का मतलब यहाँ पर है क्षेत्र, और केयूर का मतलब है दोनों भुजाओं को फैलाने वाला। तो यस, ये आपने जानकारी ली। मैंने कहा कि इनका करियर थोड़ा युवराज सिंह के जैसा मिलता है। अब युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, उनके उनके करियर में एक डल फेज आता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनके क्षेत्र में आक्रमण हो चुका है राष्ट्रकूटों का, और कृष्ण तृतीय जो है इनके राज्य में पहुंच चुके हैं, और इनकी सेनाएं जो हैं कृष्ण तृतीय के समक्ष पराजित हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा, अपनी सेनाओं को फिर से संगठित किया और राष्ट्रकूट सेनाओं को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। कुछ वैसा ही जैसे युवराज सिंह अंतिम समय में आते आते विश्व कप जीतते हैं और जबरदस्त प्रदर्शन किया, और यहां पर भी कुछ वैसा ही है। तो जब इन्होंने राष्ट्रकूट सेनाओं को अपने राज्य से बाहर निकाला, तो इनके दरबार में बैठे हुए कवि हैं, नाम है राजशेखर। राजशेखर ने इस विजय के उपलक्ष्य में विद्वसाल भंजिका नामक नाटक की रचना की थी। क्लियर डियर? तो अब आइए थोड़ा सा देखें इनके कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। बड़ा ही जबरदस्त योगदान है महाकौशल क्षेत्र में और बघेलखंड क्षेत्र में। यदि आरंभिक मध्यकाल की कला और संस्कृति का विकास हुआ है, तो उसमें त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए, यदि आप भेड़ाघाट जलप्रपात देखने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वहीं पर एक और मंदिर है पहाड़ी पर, जिसे 64 योगिनी का मंदिर या फिर गोलकी मठ कहा गया है। यह शाक्त परंपरा से जुड़ा हुआ मंदिर है, और इसके निर्माता कौन है? युवराज प्रथम। ये देखिए दूसरा मंदिर, ये शहडोल जिले में है, बघेलखंड का शहडोल जिला। ये शिव का मंदिर है, और इसे नाम दिया गया है विराटेश्वर मंदिर। निर्माता कौन? युवराज प्रथम। अब आते हैं, इनकी पत्नी है चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंशी राजकुमारी है, नाम है नोहला देवी। और दमोह में एक स्थान है नोहटा। नोहटा एक स्थान है, और यहां पर इन्होंने शिव का मंदिर बनवाया, जिसे कहा गया है नोहलेश्वर मंदिर। याद रखेंगे डियर, माहिष्मती के जो कलचुरी हैं, उन्होंने शैव पंथ की किस शाखा को समर्थन दिया था? पाशुपत, माहिष्मती वाले। और ये जो है त्रिपुरी के कलचुरी, ये किस शाखा को अपना समर्थन दे रहे हैं या संरक्षण दे रहे हैं? मत्त मयूर शाखा। तो शैव पंथ में एक पंथ है पाशुपत, इसको संरक्षण दिया माहिष्मती के कलचुरियों ने, और मत्त मयूर पंथ को समर्थन दिया, संरक्षण दिया त्रिपुरी के कलचुरियों ने। तो ये तीन महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में मैंने बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं डियर। इसके बाद फिर युवराज देव आए, या इसके पहले शंकरगण तृतीय थे, इसके पहले है ना लक्ष्मण राज सेकंड थे। तो लक्ष्मण राज द्वितीय थोड़े से शक्तिशाली थे, कलिंग के राजा को पराजित भी किया था। लेकिन ये जो शंकरगण तृतीय हैं, युवराज द्वितीय हैं, ये कमजोर हैं। शंकरगण तृतीय चंदेल शासक से पराजित हो जाते हैं। युवराज द्वितीय यह पराजित होते हैं मालवा के परमार शासक वाकपति मुंज से। अब ऐसा लगने लगा कि त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का पराभव आरंभ हो चुका है और अब वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस राजवंश की शक्ति के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला जो राजा है वो सामने आ चुका है, और उस राजा का नाम है कोक्कल द्वितीय। इसने बंगाल के पाल शासक को पराजित किया। इसने नीचे कर्नाटक में या कुंतल के राजा को पराजित किया, जिसका नाम है विक्रमादित्य पंचम, जो कि किस राजवंश से संबंधित है? तो संबंधित है कल्याणी का चालुक्य। और इसने कन्नौज के प्रतिहार राजा को पराजित किया। अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि जब इसने बंगाल के पाल शासक को पराजित किया, तो बंगाल का पाल शासक डर के एक नदी द्वीप में जाकर छिप जाता है। जब इसने कुंतल यानी कर्नाटक के राजा पर आक्रमण किया, तो इसके भय से
भयभीत होकर विक्रमादित्य पंचम घने वनों में छिप जाता है। और जब कोक्कल द्वितीय ने प्रतिहार वंश पर आक्रमण किया तो वहां का राजा हिमालय में जाकर छिप जाता है। इससे यही पता चल रहा है कि यह प्रतिहार वंश की सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक है। क्या नाम है? कोक्कल द्वितीय। अब आइए गांगे देव। गांगे देव जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य भी कहा है। लेकिन जो शुरुआती दौर है डियर, यह एक तरह से अभी अधीनता की स्थिति में है। गांगे देव के समय और कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं भारत में? तो इनके उत्तर में बैठे हुए हैं विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल बैठे हैं। इनके पश्चिम में भोज बैठे हैं, भोज परमार। और आप इनसे अभी पंगा नहीं ले सकते। और फिर दक्षिण में यदि चले जाएं, दक्षिण में यानी तमिलनाडु में चले जाएं, तो वहां एक महान चोल शासक बैठा हुआ है, नाम है राजेंद्र प्रथम। तो इन राजाओं के बीच में अपनी सत्ता, अपनी शक्ति को बचाए रख पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आरंभ में ये एक तरह से अधीनता की स्थिति में है, स्वतंत्र स्थिति वाली अभी पोजीशन या कंडीशन नहीं आई है। किसके? विद्याधर चंदेल और भोज परमार। हमें जानकारी मिलती है कि यह आरंभ में भोज परमार से पराजित भी हो जाते हैं। विद्याधर चंदेल की 1029 ईस्वी में मृत्यु होती है। अब इनको रोकने वाला चंदेल शासक है नहीं। और भोज परमार भी जो है अब कालांतर में अब थोड़े से कमजोर पड़ने लगते हैं। तो इन्हें अब मौका मिला और अब ये स्वतंत्र शासक जैसा व्यवहार करने लगे। तभी तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और इन्होंने भी दक्षिण कौशल के राजा, कलिंग के राजाओं को पराजित किया। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित रहते हैं? नहीं, इन्होंने बंगाल के पाल शासक को पराजित किया और माना जाता है कि वाराणसी को इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। बंगाल के पाल शासक, और उस शासक का संभवतः नाम रहा होगा महिपाल प्रथम, और उसको पराजित किया और वाराणसी के क्षेत्र पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन क्या ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां यहीं तक है? नहीं। विक्रमादित्य जो उपाधि लेता है डियर, उसमें एक तत्व जो है आपको कॉमन दिखता है कि जरूर इसने विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया होगा या पराजित करने का प्रयास किया होगा। तो अब गांगे देव की जो सेना है यह पहुंच चुकी है कहां पर? कीर क्षेत्र में। कीर क्षेत्र ये कहां पर है? ये है हिमालय। और यहां पर कब्जा कौन कर रहा है? यहां पर है तुर्क सेना है। यहां पर तुर्क आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया है। इनकी सेना पहुंचती है और कीर क्षेत्र से तुर्क सेनाओं को सफाया कर देती है, यानी उनको यहां से भागना पड़ता है। समझ गए? तो ये आपको बताया क्या? गांगे देव। गांगे देव का यदि हम लोग कला और संस्कृति के संदर्भ में उनके महत्व को देखें तो गांगे देव ने बड़ी संख्या में सोने का सिक्का जारी किया था, बड़ी संख्या में। इसमें एक और गांगे देव का नाम लिखा मिलता है, दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। और इनके सिक्के इतने सुंदर हुए, इतने लोकप्रिय हुए कि उस समय के कई राजाओं ने, मतलब दूसरे राजवंश के राजाओं ने भी इनके सिक्कों का कॉपी करके अपने नाम पर सिक्का ढाला था। तो गांगे देव का शासनकाल जो है सिक्का ढलाई के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो ये आपको गांगे देव के बारे में बता दिया डियर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं गांगे देव के बाद कर्ण या लक्ष्मी कर्ण। इन्हें क्या माना गया है? इन्हें माना गया है त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का नेपोलियन माना गया है। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का नेपोलियन। इन्होंने चंदेल राजा को पराजित कर दिया, देव वर्मा को पराजित कर दिया, बड़ी उपलब्धि थी। और केवल पराजित ही नहीं किया, चंदेलों का एक हिस्सा भी छीन लिया। ये पहुंच चुके हैं कहां? पाल राजाओं को पराजित करने के लिए, विग्रहपाल और राज्यपाल। हालांकि यह उनको निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर पाए। अब इसके बाद यह पूर्वी बंगाल पहुंच चुके हैं और पूर्वी बंगाल में चंद्रवंशियों का राज्य है और राजा का नाम है गोविंद चंद्र।
और गोविंद चंद्र को यह पराजित कर देते हैं। पूर्वी बंगाल अर्थात आज का बांग्लादेश, तो गोविंद चंद्र नामक राजा को पराजित किया। अब इसके बाद आइए, अब इन्होंने क्या किया है कर्ण ने, तो कर्ण ने एक एक जो है अलायंस बनाया है, एक गठबंधन बनाया है। किसके साथ मिलकर वह गठबंधन बना रहे हैं, तो गठबंधन बनाने वाले हैं गुजरात के शासक भीम प्रथम के साथ मिलकर। और भीम प्रथम और इधर मालवा में बैठे हुए भोज और इधर है कर्ण, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, अटैक किया। किस पर अटैक किया, किस पर आक्रमण किया, भोज पर। और भोज के बारे में कहा जाता है कि जब दोनों ने मिलकर आक्रमण किया, कर्ण ने और गुजरात के शासक भीम प्रथम ने, तो इनकी ये वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई और युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मालवा क्षेत्र पर अब किनका नियंत्रण हो गया, कर्ण का और भीम प्रथम का। तो कुछ आपको समझ में आया होगा यहां पर। इसके अलावा अपने शासन काल के उत्तरवर्ती चरण में यह एक चंदेल शासक हैं, कीर्ति वर्मा से पराजित हो जाते हैं, है ना। इनके दरबार में कई सारे विद्वान रहते, जैसे कश्मीर से एक विद्वान आए हुए हैं, विल्हण, कलहण नहीं विल्हण। और इनसे उनकी मुलाकात होती है कहां, वाराणसी में। कहा जाता है वाराणसी इनकी द्वितीय राजधानी थी। वाराणसी में इन्होंने कर्ण मेरु नामक मंदिर भी बनवाया था। तो वाराणसी में विल्हण इनसे मिलते हैं। हालांकि कुछ समय के पश्चात विल्हण जो है कर्नाटक चले जाते हैं। विक्रमादित्य सिक्स नाम का एक राजा है, कल्याणी का चालुक्य राजा, उनके दरबार में जाते हैं। इसके अलावा विल्हण के अलावा इनके दरबार में नचिराज जैसे विद्वान भी रहते हैं। नचिराज हैं, कर्पूर हैं, ये सब क्या है, गंगाधर हैं, ये सब इनके दरबार से संबंधित विद्वान हैं। इन्होंने कहां कहां मंदिर बनवाया, तो इन्होंने त्रिपुरी के पास मंदिर बनवाया, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। इसके अतिरिक्त इन्होंने अमरकंटक में मंदिर बनवाया, कर्ण मंदिर। इसके अतिरिक्त वाराणसी में कर्ण मेरु का मंदिर बनवाया। तो इनसे ये पता चल रहा है कि ये शैव धर्म के उपासक थे। तो ये त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश के अंतिम महान शासक आप कह सकते हैं। इसके बाद त्रिपुरियों की जो शक्ति है उनका पराभव आरंभ हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बता दिया डियर, आपको मैंने यहां बता दिया क्या, आपको मैंने बता दिया त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश। आपका आधार मुझे लग रहा है, यदि आप मेरे इस वीडियो क्लास को अच्छे से सुन रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक आधार मैंने तैयार कर दिया, निर्मित कर दिया। अब आप यदि त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश पढ़ें या फिर माहिष्मती या महेश्वर का कलचुरी राजवंश पढ़ें, तो आपके लिए टॉपिक नया नहीं होगा। और जितने भी प्रमुख राजा हुए हैं उनके बारे में आपको मैंने एक जानकारी तो दे ही दी। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए है। ग्वालियर क्षेत्र में चंदेलों के सामंत थे कच्छप घात, और कच्छप घात राजाओं की तीन शाखाएं थी। एक है ग्वालियर सिहोनिया, दूसरा है नरवर, और तीसरा है आपका दूबकुंड। तीन शाखाएं हैं किनकी, कच्छप घात राजाओं की। लेकिन जो महत्वपूर्ण शाखा थी वह थी क्या, ग्वालियर सिहोनिया। इसके जो आरंभिक राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण। उसके बाद फिर आए वज्रदमन, इन्होंने ग्वालियर या गोपागिरी के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया चंदेलों की सहायता से। क्योंकि ये जो कच्छप घात के राजा हैं, ये शुरुआत में प्रतिहारों के सामंत थे और बाद में फिर किसके सामंत हो गए, चंदेल राजाओं के। तो वज्रदमन आए, फिर एक राजा आए मंगल राज आए, फिर राजा आए कीर्तिराज। और कीर्तिराज के समय, कीर्तिराज जो है वह चंदेल शासक विद्याधर चंदेल के सामंत थे। और इन्हीं के समय ग्वालियर पर या गोपागिरी पर आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। समझ गए। फिर और भी कई सारे शासक आए, जैसे आए मूलदेव आए, फिर आए पद्मपाल आए, फिर आए आपके महिपाल। तो ग्वालियर के कच्छप घात वंश के राजाओं ने मुरैना में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको किसके बारे में दिया, ग्वालियर सिहोनिया। सिहोनिया कहाँ है, मुरैना में। ग्वालियर सिहोनिया के कच्छप घात वंशी शासक। महत्वपूर्ण शासकों के बारे में आपको एक हल्की सी जानकारी दी, लक्ष्मण,
वज्रदमन, मंगलराज, है ना, कीर्तिराज, मूलदेव जो कि कच्छप घात ग्वालियर सिहोनिया वंश के शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया था। मूलदेव, पद्मपाल, पद्मपाल ने ग्वालियर के दुर्ग में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था और जिसको पूरा करवाया था महिपाल ने। फिर इसी वंश के राजाओं ने मुरैना मितावली में एक वृत्ताकार संरचना के रूप में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था और जो निर्माण करवाने वाला राजा था उसका नाम था देवपाल। और इस मुरैना मितावली का जो 64 योगिनी मंदिर है हमारा जो पुराना संसद है उससे काफी मिलता जुलता है। तो माना गया है कि जो भारत की संसद है उसकी स्थापत्य कला मितावली मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर से मिलती जुलती है। बहरहाल हो क्या रहा है, अब कच्छप घात राजवंश का भी पतन आरंभ हो गया और उसके पश्चात इस क्षेत्र में कौन आए, इस क्षेत्र में आए उत्तरवर्ती प्रतिहार राजवंश आए। उत्तरवर्ती प्रतिहार राजवंश, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है शिवपुरी से एक अभिलेख मिला है कुरैठा, वहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जानकारी ये मिली कि इस राजवंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम था नटुल। संस्थापक कौन थे? नटुल। अगले राजवंश पे हम लोग बढ़ रहे हैं डियर, अगले राजवंश पे बढ़ रहे हैं और अब नरवर क्षेत्र यानी शिवपुरी क्षेत्र में एक राजवंश हमें दिखाई देता है जिसका नाम है यज्वपाल राजवंश और इसके संस्थापक थे चाहड़। संस्थापक कौन थे? चाहड़। अब हम लोग यहां से पहुंच चुके हैं कहां पर? अब हम लोग यहां से पहुंच चुके हैं आपका ये धार वाले क्षेत्र में, है ना, मांडू, धार, ये सब। और अब क्या बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं धार, मांडू या फिर मालवा के दो मुस्लिम राजवंश के बारे में। पहला राजवंश है गोरी राजवंश और दूसरा है खिलजी राजवंश। गोरी राजवंश में हमें सामान्यतः दो राजाओं के बारे में हल्का फुल्का जानना होता है। पहले इस राजवंश के संस्थापक जिनका नाम था दिलावर खां गोरी, इन्होंने 1401 ईस्वी में जब तुगलक सुल्तानों की शक्ति कमजोर पड़ गई है दिल्ली में तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात, तो इस राजवंश का एक अधिकारी है, नाम है दिलावर खां गोरी, वैसे तो वास्तविक नाम है हुसैन खां। तो इसने 1401 ईस्वी में सर्वप्रथम धार और उसके बाद मांडू में अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। क्या नाम था? दिलावर खां गोरी। इस राजवंश के जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे उनका नाम था होशंग शाह, हालांकि उनका वास्तविक नाम था अल्प खां। तो दिलावर खां गोरी किसके अधिकारी थे? तुगलक राजवंश के अधिकारी थे। तुगलकों की शक्ति कमजोर हो गई, 1401 ईस्वी में इन्होंने राजवंश की स्थापना कर दी। क्या नाम हुआ? गोरी। यहां गौरी लिखा हुआ है क्या? गोरी राजवंश। क्या है भाई? गोरी, है ना, गौरी नहीं, गोरी राजवंश। समझ गए? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था हुसैन। और इन्होंने सबसे पहले जो राजवंश की स्थापना की वो कहां की? धार। माना जाता है कि इन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी स्थानांतरित कर दी धार से मांडू और इन्होंने धार में एक मस्जिद भी बनवाया था जिसे कहते हैं लाट की मस्जिद। चलिए अब आते हैं इस राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जिनका नाम है होशंग शाह। हालांकि इनका वास्तविक नाम था अल्प खां। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है अल्प खां और ये लगभग 1405-6 से लेकर 1435 ईस्वी तक ये शासन कर रहे हैं मालवा में। गोरी राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं। इन्होंने दक्षिण में यानी बैतूल में एक गोंड राजवंश शासन कर रहा है ना, जिसे कहा जाता है खेड़ला का गोंड राजवंश और उसके राजा थे नरसिंह राय। तो क्या किया? बैतूल के जो गोंड राजवंश के राजा हैं नरसिंह राय को पराजित कर दिया था। लेकिन इससे पहले ये खुद किसी से हारने वाले हैं और किससे हारने वाले हैं? तो गुजरात के शासक
मुजफ्फर शाह के हाथों ये पराजित हो गए थे। और पराजित ही नहीं, इनको कुछ समय के लिए तो जेल में भी रहना पड़ा था। तो गुजरात के राजा से, गुजरात के सुल्तान से पराजित होते हैं, लेकिन खेड़ला का जो गोंड राजा है, खेड़ला किधर है, बैतूल में, उसके गोंड राजा का नाम था नरसिंह राय, उससे उसको यह पराजित करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये ग्वालियर में इस वक्त तोमर राजवंश आ चुका है, तोमर राजवंश। और तोमर राजवंश के राजा हैं वीरमेंद्र तोमर, वीरम या वीरमेंद्र तोमर। और वीरमेंद्र तोमर को यह पराजित कर देते हैं। तो किसको पराजित किया, वीरमेंद्र तोमर को पराजित कर दिया। लेकिन उसके बाद एक और तोमर राजा आए जिनका नाम था डुंगरेंद्र सिंह, डुंगरेंद्र सिंह नाम है। ये कहां के हैं, ग्वालियर के तोमर राजा। और इस पर भी अटैक होता है किनका, होशंग शाह का। लेकिन होशंग शाह हार जाते हैं, किससे, डुंगरेंद्र सिंह तोमर से। क्लियर डियर। इन्होंने, इनकी राजधानी कहां है, इनकी राजधानी है मांडू, है ना। और मांडू को इन्होंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, मांडू को नाम दिया था सादियाबाद, यानी आनंद की नगरी, सादियाबाद आनंद की नगरी। यहां पर उन्होंने अपना एक मकबरा और एक जामा मस्जिद का निर्माण कार्य आरंभ किया है, पूरा नहीं हुआ है, आरंभ हुआ है। जामा मस्जिद मांडू की और इनके खुद का मकबरा। और इनका मकबरा जो है यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो पूर्णतः सफेद संगमरमर का बना हुआ है। लेकिन इस निर्माण कार्य को संपन्न किसने करवाया, तो निर्माण कार्य को संपन्न करवाया था खिलजी राजवंश के संस्थापक, नाम था क्या, महमूद खिलजी। तो हम लोगों ने कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली, किनके बारे में, जानकारी इकट्ठा कर लिया होशंग शाह के बारे में, इनका मूल नाम क्या था, इनकी कुछ राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां क्या थी, ये आपको मैंने बताया। अब आते हैं इनके पुत्र गजनी खां। ये मोहम्मद शाह गोरी के नाम से राजा तो बनते हैं, लेकिन ये कमजोर शासक हैं, और जब कमजोर हैं तो फिर ये अपने अधिकारी के हाथों पराजित हो जाएंगे। और इनके अधिकारी का नाम था महमूद खिलजी प्रथम। तो आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन है, महमूद खिलजी। ध्यान देंगे कि ये मालवा के जो भी सुल्तान हुए हैं उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली महमूद खिलजी हैं। इनका एक शौक था, और वो शौक क्या था, युद्ध लड़ना। इसलिए इनका अधिकांश जो जीवन व्यतीत हुआ है यह युद्ध भूमि में या मिलिट्री कैंप में ही व्यतीत हुआ है। ये लड़ाई कर रहे हैं किसके साथ, तो लड़ाई कर रहे हैं जौनपुर के सरकी राजाओं के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उधर दिल्ली के सुल्तानों के साथ, दिल्ली के सुल्तान सैयद, सैयद और लोदी, इनके साथ ये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है राजस्थान के, है ना, राजस्थान के सिसोदिया राजा हैं उनके साथ, और उनका नाम क्या था, कुंभा, राणा कुंभा के साथ बार बार आपस में युद्ध कर रहे हैं। इनकी प्रतिस्पर्धा दक्षिण में बहमनी राजवंश से भी चल रही है, बहमनी राजवंश से भी। तो क्या करते हैं ये महमूद खिलजी, तो इन्होंने सबसे पहले जो खेड़ला का गोंड राज्य है इसको जीत लिया। वहां के राजा थे कौशल राय, उनको पराजित किया और उनके पूरा का पूरा राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सरकी इनको पराजित नहीं कर पाए, दिल्ली के सुल्तान इनको पराजित नहीं कर पाए, लेकिन इनका बार बार लड़ाई हो रहा है किनके साथ, सिसोदिया वंश के राजा, राजपूत राजा, नाम है कुंभा, राणा कुंभा। और कभी ये कुंभा को पराजित करते हैं और कभी ये कुंभा से पराजित हो जाते हैं। कहा जाता है कि राणा कुंभा ने इनको पराजित किया और पराजित करने के पश्चात चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाया। और ठीक ऐसा ही काम कौन कर रहे हैं भाई, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने कहा कि मैंने राणा कुंभा को पराजित किया और इसके विजय के उपलक्ष्य में एक 7 मंजिला विजय स्मारक बनाया, कहां पर, मांडू में। हालांकि वह विजय विजय स्मारक अब मांडू में नहीं दिखता है, लेकिन जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है वो आज भी दिखता है। तो दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को पराजित करने का दावा किया है। इतिहासकार मानते हैं कि कभी राणा कुंभा ने इनको पराजित किया और कभी ये क्या कर रहे हैं, महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर विजय प्राप्त किया। क्लियर ना। अब देखिए महमूद खिलजी जो है
यह मांडू में जामा मस्जिद बनवा रहे हैं। मांडू में ये जामा मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। मांडू में जो मकबरा का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था होशंग शाह ने, जो भारत का पहला सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है, उस निर्माण कार्य को इन्होंने संपन्न करवाया। इसके अलावा मांडू में ही इन्होंने बनवाया अशरफी महल या असरफी महल। यह क्या है? तो यह एक मदरसा है। मांडू में इन्होंने एक राजकीय चिकित्सालय बनवाया जिसका नाम था सिफा खाना। इसके अलावा इन्होंने चंदेरी में कुसाक महल बनवाया। चंदेरी में कुसाक महल बनवाया। कहा जाता है सरकी राजा को, या सरकी सुल्तान कहाँ के? जौनपुर के, उनको पराजित किया होगा और उसी के उपलक्ष्य में चंदेरी में क्या बनवाया? कुसाक महल बनवाया। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि उज्जैन में इन्होंने सिप्रा नदी के किनारे कालिया देह राजमहल का निर्माण करवाया। क्या बताया? कालिया देह। कहां पर? उज्जैन में, सिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये कौन थे? ये मैंने आपको बता दिया। किनके बारे में बता दिया? आपको मालवा के सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान के बारे में। फिर आए इनके पुत्र गयासुद्दीन। इनका जो शासन काल थोड़ा शांति वाला है, इनको अब युद्ध से ज्यादा लगाव नहीं है। ये मदिरा में, भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी और उस पुस्तक का नाम है नेमतनामा। और यह जो पुस्तक है यह व्यंजनों के बारे में, भारत में जो कुछ प्रमुख खाद्यान्न, खाद्यान्न तो नहीं बोल सकते, भोजन, उनके बारे में बताया गया है। नेमतनामा। इन्होंने मांडू में क्या बनवाया? तो मांडू में बनवाया जहाज महल, हिंडोला महल जैसे भवनों का निर्माण करवाया। फिर आए नसीरुद्दीन। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद शाह, ये अंतिम शासक हैं खिलजी वंश के, और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो गुजरात का एक शासक है, मुजफ्फर शाही वंश का शासक है, उसका नाम था बहादुर शाह। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम के समय इन्होंने क्या किया? या आत्मसमर्पण कर दिया। और अब मालवा पर किसका कब्जा हो गया? गुजरात के सुल्तानों का कब्जा हो गया। क्लियर है? तो लेकिन इसी समय महमूद शाह द्वितीय जब राजा बने, तो या सुल्तान बने, तो इनके अधीन एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेदिनी राय। कहाँ के हैं? चंदेरी के, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पूर्बिया। और चंदेरी में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करते हैं। किसके सहयोग से? तो चित्तौड़ के सिसोदिया शासक राणा सांगा के सहयोग से। तो मेदिनी राय इनके सामंत थे, लेकिन इन्होंने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। कौन? मेदिनी राय, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पूर्बिया। अब देखिए क्या होता है। 1542 और 43 ईस्वी के आसपास अब मालवा पर शेर शाह का कब्जा होता है, और शेर शाह ने अपने एक विश्वास पात्र को यहाँ का अधिकारी बनाया। उस विश्वास पात्र का नाम था सुजात खां। सुजात खां। तो ये शेर शाह के अधिकारी हैं, है ना। मालवा का प्रशासन इनके नियंत्रण में है। 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है और शेर शाह के उत्तराधिकारी जो है आपस में लड़ना आरंभ करते हैं। तो इन्हीं सुजात खां के पुत्र हैं बायजीद खां। क्या नाम है? बायजीद खां नाम है ना। बायजीद खां नाम है, सुजात खां के पुत्र हैं, और उन्होंने अपने आप को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ध्यान देंगे, बाज बहादुर एक अफगान है, तुर्क नहीं है। अभी तक जो भी आप देख रहे थे वो सारे तुर्क थे, और अब क्या आ गए? ये अफगान। तो मालवा में अफगान वंश की स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक कौन हो गए? बाज बहादुर। इनकी एक पत्नी है, उनका नाम है रूपमती, और दोनों ही जो है जबरदस्त गायक हैं। संगीत कला का इनको शौक है। इन्होंने, बाज बहादुर ने पराजित करने का प्रयास किया था। किसे? गोंड वंश की रानी दुर्गावती को, लेकिन दो बार यह रानी दुर्गावती से पराजित हो जाते हैं। और 1561 ईस्वी में यह मुगल शासक अकबर के अधिकारी अधम खां के हाथों पराजित होते हैं, और मालवा पर किसका कब्जा हो गया? मुगल
शासक अकबर का कब्जा हो गया। क्लियर है डियर? चलिए तो मालवा के कुछ प्रमुख जो राजवंश हैं इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। यहाँ के कुछ भवन, लाट की मस्जिद, ये इसके निर्माता है। ये कहां पर है? ये धार में है। और इसके निर्माता कौन थे? तो गोरी राजवंश के संस्थापक दिलावर खां गोरी। उसके बाद ये उसी लाट की मस्जिद का प्रवेश द्वार है। और इस लाट की मस्जिद में एक लौह स्तंभ रखा हुआ है। उस लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि आज भी जंग नहीं लगा है उस पर। यह है जामा मस्जिद या जामी मस्जिद। इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया होशंग शाह ने और पूरा हुआ महमूद खिलजी प्रथम के काल में। यह है होशंग शाह का मकबरा। किसने बनवाया, क्या विशेषता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसके बाद असरफी महल मांडू का, इसको भी आप लोगों ने देख लिया। यह है जहाज महल मांडू का और दूसरा है हिंडोला महल। और इसको बनाने वाले कौन थे? तो महमूद खिलजी के पुत्र जिनका नाम था गयासुद्दीन। और फिर बाज बहादुर के समय में मांडू में बनता है क्या? रानी रूपमती का महल या रूपमती का पेविलियन। कहां पर बनता है? मांडू में। अब हम लोग अपने आज के इस वीडियो के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। और मैं जो एक राजवंश आप लोगों को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं उस राजवंश का नाम है तोमर राजवंश। तोमर कहां शासन कर रहे हैं? ये दिल्ली वाले तोमर नहीं है। ये कहां वाले तोमर हैं? ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाले जो हैं तोमर हैं। शिवपुरी में भी इनका शासन हो चुका है ना? श्योपुर में भी शासन हो चुका है। और इनके सामंत तो राजस्थान के धौलपुर में भी हैं। तो ये इतने बड़े क्षेत्र में क्या है? शासन कर रहे थे। लेकिन इनकी राजधानी क्या है? गोपागिरी या फिर ग्वालियर। ये मूल रूप से हैं कहां के? तो मूल रूप से जो है अभी आने वाले हैं हम लोग, अभी इस पे भी बात करेंगे। ये मूल रूप से हैं कहां के? तो ये मूल रूप से जो है मुरैना में एक गांव है एसा, वही जो है इनका मूल निवास स्थान माना गया है। कहां? एसा इनका मूल निवास स्थान माना गया है। अब आते हैं कुछ प्रमुख तोमर राजाओं के बारे में हम लोग जरा जानकारी ले लें। तो इस राजवंश के जो संस्थापक हैं, ग्वालियर के जो तोमर राजवंश के संस्थापक हैं, नाम है क्या? वीर सिंह देव तोमर। एक किताब लिखी गई 17वीं सदी में, एक किताब लिखी गई गोपाचल आख्यान, और जिसके रचनाकार थे खड़ग राय। हमें वहां से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त रोहितासुगढ़ एक अभिलेख है। कहां पर है यह? यह है बिहार में। और इस अभिलेख के रचनाकार हैं मित्रसेन तोमर। इस अभिलेख से हमें तोमर राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। संग्राम सिंह तोमर हैं, नरवर क्षेत्र में शासन कर रहे थे, अधिकारी के रूप में मुगलों के अधिकारी थे। तो नरवर में भी क्या है? एक अभिलेख मिला है। किसका? संग्राम सिंह तोमर का। तो संग्राम सिंह तोमर का नरवरगढ़ अभिलेख, मित्रसेन तोमर का रोहितासुगढ़ अभिलेख, और खड़ग राय की रचना गोपाचल आख्यान, हमें इनसे ये जानकारी मिलती है कि इसके जो संस्थापक हैं वह कौन है? वीर सिंह देव तोमर। तुगलक राजाओं की शक्ति कमजोर हो चुकी है और ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए तुगलकों के सामंत रहे, तुगलकों के अधीन में कार्य करने वाले वीर सिंह तोमर ने 1394 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। गंगोला ताल अभिलेख मिला है ग्वालियर दुर्ग में, और वो अभिलेख इन्हीं का है, वीर सिंह देव तोमर का है। उससे भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने तुर्क सेनाओं को पराजित किया और ग्वालियर या गोपाचलगढ़ पर विजय प्राप्त कर लिया। क्लियर? फिर आए उद्धरण देव, उनके पुत्र हैं। उसके बाद आए कौन? वीरम देव या वीरमेंद्र। वीरम देव या वीरमेंद्र, इनके समय में दिल्ली का जो तुर्क शासक है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, वो आक्रमण करता है लेकिन ग्वालियर को नहीं जीत पाता। उसके बाद एक सैयद वंश अस्तित्व में आया। और सैयद वंश के शासक भी जो है वो भी क्या है? जिनका जो संस्थापक है सैयद वंश के, जिनका नाम है खिज्र खां, उन्होंने भी आक्रमण किया ग्वालियर पर। बट दोनों के दोनों, चाहे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हो
या फिर सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हो, दोनों जो है ग्वालियर को नहीं जीत पाते हैं। लेकिन ये पराजित हो रहे हैं। किससे पराजित हो रहे हैं? तो मालवा के शासक होशंग शाह से पराजित हो जा रहे हैं और ग्वालियर दुर्ग की रक्षा करते समय इनकी मृत्यु हो गई। ये थे कौन? वीरमेंद्र या वीरम देव। इनके शासनकाल में ग्वालियर में और जो है दतिया के सोनागिरी में जैन मंदिरों का निर्माण आरंभ होता है। जैन मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। इन्हीं के समय जो मुरैना का मितावली में 64 योगिनी मंदिर है, उसके मध्य में एक शिवलिंग की स्थापना होती है। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनका जो शासन काल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद गणपति देव तोमर, इनके बारे में हमें ज्यादा जानना नहीं है। डुंगरेंद्र सिंह तोमर, ये एक शक्तिशाली राजा हैं। इन्होंने राजस्थान के जो सिसोदिया शासक हैं और कश्मीर के शाहमीर वंश के शासक हैं, जिनका नाम है जैनुल आबिदीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा गया है। कश्मीर का अकबर कहा गया है किन्हें? जैन उल आबिदीन को। और इधर मैंने क्या बताया? राजस्थान के या चित्तौड़ के या मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक हैं। इनके साथ इन्होंने अपना बेहतर राजनयिक संबंध बना के रखा है। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन और आपके इधर राजस्थान के सिसोदिया वंश के शासक। अब आते हैं डुंगरेंद्र सिंह। तो डुंगरेंद्र सिंह पर आक्रमण हो रहा है सैयद वंशी राजाओं का और मालवा के गोरी राजवंश होशंग शाह का। लेकिन इन्होंने सैयद वंशी राजा मुबारक शाह को पराजित कर दिया और होशंग शाह को भी पराजित कर दिया। ग्वालियर के राजा डुंगरेंद्र सिंह ने गोरी वंश के राजा किसको पराजित किया? होशंग शाह को पराजित किया। और उधर दिल्ली के शासक मुबारक शाह को भी पराजित कर दिया। तो ये थे कौन? ये थे आपके डुंगरेंद्र सिंह। इनके शासनकाल में भी ग्वालियर के दुर्ग के आसपास और दुर्ग में जैन मंदिर या जैन गुहा मंदिर और मूर्तियों का निर्माण कार्य जारी रहा। अब ये है आपके अगले हैं कीर्ति सिंह। तो कीर्ति सिंह में बस हमें इतना ही जानना है कि इनके शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग की जो बाहरी दीवार है वहां पर क्या बनाया जा रहा है? जिन की मूर्ति बनाई गई है और जिन की मूर्ति एक विशाल है ना जैन प्रतिमा जो बनाने वाले व्यापारी हैं, जैन व्यापारी, उनका नाम था खेम शाह और खेम शाह के पुत्र हैं कमल सिंह। और कमल सिंह ने आदिनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया। कहां पर? ग्वालियर दुर्ग में। फिर आए कल्याणमल। कल्याणमल ने 2 किताबों की रचना की। एक है अनंग रंग, है ना? क्या है किताब का नाम? अनंग रंग। अनंग रंग है। और दूसरा है सुलैम चरित नामक पुस्तकों की रचना कर रहे हैं। अनंग रंग जो है वह काम शास्त्र पर है और सुलैम चरित इस्लाम के एक पैगंबर है, नाम है सुलेमान। उन्हीं की जीवनी को संस्कृत में लिखा गया है। आते हैं अब मान सिंह, जो कि तोमर राजवंश के बड़े ही प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा हैं। इनके समकालीन लोदी वंश, दिल्ली में लोदी वंश आ चुका है और लोदी राजा हो ये प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? कि किसी तरह से ग्वालियर दुर्ग को जीत लिया जाए। तो सबसे पहले प्रयास किया बहलोल लोदी ने, लेकिन वे असफल रहे। सिकंदर लोदी ने प्रयास किया, वो भी असफल रहता है। तो ऐसी स्थिति में सिकंदर लोदी ने अपनी अपनी जो है रणनीति में बदलाव किया और सबसे पहला काम क्या कर रहा है? तो सबसे पहला उन्होंने काम ये किया कि ग्वालियर के आसपास जो मानसिंह तोमर के सामंत हैं, चाहे नरवर शिवपुरी वाले हों, धौलपुर वाले हों, उनको पराजित कर दिया। लेकिन बावजूद इसके सिकंदर लोदी ग्वालियर दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। मान सिंह तोमर का शासनकाल ग्वालियर के इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है। वो भी किस क्षेत्र के लिए? कला और संस्कृति के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने ग्वालियर जो दुर्ग है का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो सबसे बड़ा आकर्षण है, और वह है मान मंदिर।
यानी एक तरह का इनका राजमहल है, उसका निर्माण किया। और इन्होंने अपनी पत्नी जो है मृगनयनी, जो कि गुर्जर समुदाय से आती हैं, उनके लिए एक महल बनवाया जिसे जिसे नाम दिया गया गुजरी महल। तो पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवा रहे हैं। और इन्होंने एक और महल का निर्माण करवाया ग्वालियर दुर्ग में, जिसे नाम दिया गया मान मंदिर। ये देखिए, यह है वह मान मंदिर जिसमें कलर्ड टाइल्स, रंग बिरंगा टाइल्स का प्रयोग किया गया है। और ये जो दूसरा है, यह है क्या, यह है गुजरी महल का आंगन। 2 मंजिला भवन नॉर्मली आपको दिख रहा है, गुजरी महल का आंगन। और ये इसका जो है आप ऊपरी व्यू देख सकते हैं। आज गुजरी महल एक संग्रहालय के रूप में कार्यरत है, इसे एक संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया है, गुजरी महल संग्रहालय। इसके अलावा इन्होंने ग्वालियर से 9 किलोमीटर दूर बरई में रासगृह का निर्माण करवाया। बरई में रासगृह का निर्माण करवाया कौन, मानसिंह तोमर। और ग्वालियर दुर्ग में इन्होंने मान सरोवर ताल, रानी ताल का निर्माण करवाया। ताल मतलब तालाब, तो मान सरोवर ताल और क्या, और रानी ताल। कहां पर, तो ग्वालियर दुर्ग में। तो ये क्या है, तो ये है डियर आपका, ये जो है आपका, यह है आपका ग्वालियर दुर्ग का एक नक्शा है, मैप है। इसके अतिरिक्त मान सिंह तोमर ध्रुपद गायन में अभिरुचि रखते थे और इन्होंने ध्रुपद गायन की एक आधारभूत पुस्तक की रचना की जिसका नाम है मान कुतूहल। ध्रुपद गायन एक शैली है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, और उस ध्रुपद गायन का एक आधारभूत पुस्तक माना गया है क्या, मान कुतूहल। यह हिंदी में लिखी गई थी, हालांकि यह किताब अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, अब यह अपने अनुवाद में उपलब्ध है। तो मान कुतूहल के रचनाकार हो गए मानसिंह तोमर। इसके अतिरिक्त इनके इनके बारे में और क्या जानना है, तो इनके दरबार में कई सारे संगीतकार, गीतकार, संगीताचार्य रह रहे हैं, जैसे बैजू, बक्सू, और माना यह भी गया है कि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास और कुछ समय के लिए तानसेन भी इनके दरबार में निवास करते थे। तो तानसेन, बैजू, बक्सू, स्वामी हरिदास इनके दरबार से संबंधित थे। बैजू ने इनकी पत्नी मृगनयनी के लिए कई सारे नवीन रागों की रचना की थी, जैसे गुजरी तोड़ी एक राग है। उनके रचनाकार कौन थे, बैजू। तो आपको क्या बताया, आपको मैंने बता दिया डियर, किसके बारे में बताया, मान सिंह तोमर के बारे में। विक्रमादित्य या विक्रमजीत सिंह किसके पुत्र हैं, मान सिंह तोमर के पुत्र हैं। इन्होंने ग्वालियर दुर्ग में विक्रम मंदिर या विक्रम महल का निर्माण करवाया, लेकिन यह पराजित हो जाते हैं किससे, तो सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी के हाथों पराजित हो जाते हैं। और ग्वालियर दुर्ग पर किनका कब्जा हो गया, लोदी सुल्तानों का कब्जा हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध में हिस्सा लेते हैं किसके पक्ष में, इब्राहिम लोदी के पक्ष में। और इब्राहिम लोदी का साथ देते हुए, इब्राहिम लोदी के साथ साथ यह भी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया, क्या टॉपिक कवर किया डियर, हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया आपका ग्वालियर का तोमर राजवंश। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब एक छोटा सा राजवंश बचा हुआ है और उस राजवंश का नाम है खानदेश का फरूकी राजवंश। खानदेश, खानदेश में हमारा बुरहानपुर का क्षेत्र आता है और थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। तो यहां 1398 ईस्वी के आसपास फरूकी राजवंश की स्थापना होती है और उस राजवंश के संस्थापक हैं मलिक रजा फारूकी, मलिक रजा फारूकी। और ये जो मलिक रजा फारूकी हैं, यह वस्तुतः तुगलकों के सामंत थे, लेकिन जब यह तुगलकों के अधिकारी थे, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलकों की सत्ता तेजी से जो है कमजोर होने लगी। और इसका फायदा किनको मिला, इनका फायदा मिल रहा है मलिक रजा फारूकी को। और इन्होंने किस राजवंश की स्थापना कर दी, फारूकी राजवंश की स्थापना कर दी। इनका जो आरंभिक राजधानी था वह बुरहानपुर नहीं है ना, इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वह थी क्या, थालनेर, महाराष्ट्र में। लेकिन फिर इन्होंने अपनी राजधानी कहां लेकर आ गए, ये राजधानी लेकर आ गए बुरहानपुर। और स्थापना कब किया राजवंश का, तो लगभग 1398 ईस्वी में इन्होंने स्थापना कर दी।
फिर आए मलिक नासिर खान। इन्होंने क्या किया, मलिक नासिर खान ने बुरहानपुर से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। और यहाँ असीरगढ़ किला का जो निर्माता है उन्हें क्या किस नाम से जाना गया है, उन्हें नाम से जाना गया है आसा अहीर के नाम से। तो क्या किया इस नासिर खान ने धोखे से आसा अहीर को पराजित किया और असीरगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। तो असीरगढ़ के दुर्ग को जीतने वाला जो राजा है फारूकी राजवंश का, उसका क्या नाम था, नासिर खान। उसके बाद आदिल खान आए, मुबारक खान आए, हमें इनके बारे में नहीं जानना है। आदिल खान द्वितीय, यह इस राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है। कौन भाई, कौन है सर्वाधिक शक्तिशाली राजा? तो नाम है कौन, आदिल खान द्वितीय। इन्होंने बुरहानपुर को कला, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनवाया। यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया, यहां पर दुर्ग का निर्माण करवाया। क्लियर? और इन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र तक फैलाया और इन्हें कभी कभी या फिर इन्हें एक उपाधि भी दी गई, उस उपाधि को कहते हैं शाह ए झारखंड। तो ये इस राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। क्या नाम है, आदिल खां द्वितीय। अब आते हैं दाऊद खां, इन सब के बारे में नहीं जानना है। राजा अली खां, ये पहले ऐसे शासक है जिन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकारी। और वे कौन से मुगल शासक हैं जिसकी अधीनता को स्वीकार करता है राजा अली खां? तो उत्तर है अकबर। राजा अली खां होशियार है, इन्हें पता है कि अभी मुगलों से पंगा नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए उनकी अधीनता को स्वीकार कर लो। तो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनके बेटे जो हैं, नाम है बहादुर, बहादुर तो हैं लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है, इनके पास वो बुद्धि कौशल नहीं है जो इनके पिताश्री के पास था। जैसे ही ये राजा बने, इन्होंने मुगलों की अधीनता का त्याग कर दिया। अकबर को इन्होंने कहा कि मैं आपके अधीन नहीं हूं, और अकबर को फिर गुस्सा आता है और अकबर अपनी सेना के साथ पहुंच चुके हैं कहां, खानदेश। और अंततः 1601 ईस्वी, 1600 और 1601 ईस्वी में पहले बुरहानपुर और अंतिम रूप से 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त कर लिया। किसने, अकबर ने। और इस तरह से अंत हुआ किसका, इस तरह से अंत हुआ खानदेश के फारूकी राजवंश का। यदि आप बुरहानपुर में जाएं तो आपको वहां देखने को मिलेगा क्या, बादशाही किला। और बनाने वाले कौन है, तो खानदेश के फारूकी राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आदिल शाह या आदिल खान द्वितीय। अब इनकी पत्नी है, उनका नाम है रुकैया बेगम, और इन्होंने वहां पर एक मस्जिद बनवाया जिसे कहते हैं बीबी की मस्जिद। और यह जो मस्जिद है यह अहमदाबाद के जामा मस्जिद की एक तरह से नकल है। वहीं से कारीगर बुलाए गए, गुजरात से कारीगर बुलाए गए और कुछ वैसा ही बनाने का प्रयास किया गया। तो निर्माता कौन, रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम कौन है, आदिल शाह की पत्नी। इसके अलावा राजा अली खान, ये वही राजा अली खान है जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया, और इन्होंने बुरहानपुर में बनाया क्या, जामा मस्जिद। और असीरगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे, तो उत्तर है आसा अहीर। तो आशा करता हूं, इसी आशा से यह मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मेरा राजवंश वाला सीरीज है इसको आपको समझ में आया होगा और आपकी एक आधारशिला, एक मजबूत आधारशिला तैयार हो गई होगी। तो यहीं हम लोग अंत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।